साहित्यिक इतिहास है ना, फर्स्ट पेपर के सेकेंड पार्ट, ठीक है ना। अब देखिए साहित्य के इतिहास में हम देखते हैं 5वां नंबर होता है, ये भी क्या होता है, टिप्पणी करूँ, ये ना होता है 10 नंबर का। अब देखिए मिथिलाक धार्मिक परंपरा, मिथिलाक धार्मिक परंपरा। अब पहला ही सिलेबस का साहित्य के इतिहास में पहला ही है, साहित्यिक पृष्ठभूमि के आधार पर धार्मिक परंपरा। तो मैथिली साहित्य में धर्म का कैसे परंपरा रहा है, प्राचीन काल, मध्यकाल और नवीन काल का भी हम तीनों काल का पढ़े है ना, और तीनों को हमको लिख देना है, वही चीज़ हम पढ़े हैं, कोई नया चीज़ है नहीं, है ना। ये भी रिपीट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए आदि कालक उपलब्ध सामग्री, आदि कालक उपलब्ध सामग्री है ना। उपलब्ध सामग्री क्या है, देखिए अब जो है ना आदिकाल मतलब क्या हुआ, प्राग विद्यापति काल, प्राचीन काल, यही हुआ ना। तो उपलब्ध सामग्री तो हम पढ़वे किए हैं, इसको जो है ना 2 भाग में पहले बांट देंगे, है ना, कि गैर मैथिली साहित्य में मैथिली शब्द, गैर मैथिली साहित्य में मैथिली शब्द, है ना। और इसके बाद क्या हो जाएगा, मैथिली के साहित्य, देखिए मैथिली में क्या हो जाएगा, है ना, मौखिक उपलब्ध कह रहा है, मौखिक साहित्य जे लिपिबद्ध भ चुकल अछि, साहित्य जे लिपिबद्ध भ चुकल अछि, लिपिबद्ध भ चुकल अच्छी, है ना। सब नहीं आएगा इसमें, ऐसे नहीं लिखेंगे, उपलब्ध लिखा हुआ है तो लिपिबद्ध जो हो चुका है वही ना हो जाएगा उपलब्ध। अब जैसे गोनू झा पे लिखा गया है, विभूति आनंद लिखे, जैसे राजेश्वर झा लिखे, जट जटिन, है ना, समा चकेबात, वही सब का नाम लिखेंगे ना। अनिमा सिंह लोकगीत का संग्रह की, तो ये सब आ जाएगा ना इसमें, मैथिली लोकगीत वगैरह सब जितना है ये सब हो जाएगा ना, सबका तो संग्रह हो ही गया है। जैसे लोरी की विजय, सबका कैसे लिख पाइएगा, नाम हल्का दे देना है ना। जो लोक साहित्य सब था उसका लिपिबद्ध स्वरूप वर्तमान में उपलब्ध है, जाई में ये प्रमुख अच्छी ये फलाने 1 2 लिख करके आधे लिखना पड़ेगा, 10 नंबर में कहाँ से लिख दीजिएगा सब, है ना। उसके बाद जो है ना आपको क्या होगा, उपलब्ध में कौन कौन हो जाएगा, प्राकृत, पेंगलम, यही सब ना है ना। अब लिखित हो जाएगा, लिखित में जो है ना प्राकृत, पेंगलम, दोहा कोश, वर्ण रत्नाकर, धूर्त समागम, यही ना हो जाएगा। चारों का नाम दे देंगे जो हम पढ़े हुए हैं, ये हो जाएगा उपलब्ध सामग्री, है ना। अब निष्कर्ष में क्या लिख देंगे, प्राचीन काल में गद्य, पद्य एवं नाट्य तीनों विधा विकसित हो चुकल छल, ये ना हो जाएगा, ठीक है। ये भी कई बार पूछ चुका है क्वेश्चन, है ना। देखिए वर्ण रत्नाकर विषय वस्तु, है ना। अब वर्ण रत्नाकर हम कई बार पढ़ चुके हैं, C नंबर है क्वेश्चन, है ना, कि वर्ण रत्नाकर 8 कल्लोल में है ना। 8 कल्लोल का विषय का भी हम वर्णन कर चुके हैं, और ये भी कई बार ये क्वेश्चन फर्स्ट पेपर सेकेंड पेपर दोनों में पूछा जा चुका है, ठीक है ना। अंकिया नाट, है ना, अंकिया नाट हम डी में क्या हो जाएगा, अंकिया नाट, ये हम कई बार हम भी पढ़ चुके हैं इसको, अंकिया नाट, है ना। अंकिया नाट शंकर देव के द्वारा क्या है, असम में प्रचलित त्रिभाषिक मैथिली का नाटक है, कई बार पढ़ चुके हैं हम लोग इसको, पिछले पूछा भी है। और ई नंबर है लोक गाथा, लोक गाथा, लोक गाथा ओहन वीर पुरुषक कथा जकरा हम गायल जाइत अछि ओकरा लोक गाथा कहल जाइत अछि, यहीं से शुरुआत करेंगे। उसके बाद लोक गाथा, लोरिकायन वगैरह सब जाति विशेष का, निम्न जाति का जितना है सब हम पढ़ ही चुके हैं, है ना। इसमें कोई नयापन है नहीं, ठीक है। और सारा का सारा व्याख्या क्या है, रिपीट है, ठीक है। बउआ अगुआ जे छै ने बियाह कराबै छै, घर अपने औकात से बसै छै, लोक गाथा में जे छै ने केवल हम जे छै ने पढ़ने छलिए खाली लोरी के विजय, हाँ ठीक है ने। अहीं सन कर्महीन बेटा के देखे छै ने बाप, तो उम्मीद छोड़ दै छै, लागै छै कि एहि बेटा से पोता नहीं होय वाला छै,
ठीक है रोशन बाबू। छठा नंबर ए, अपन गामों के नाम बोलबै छी, कोन गाम घर अछि बता देता लोग सब बुझि जेतै कि फन रोशन बाबू कोन गामक लोग छथिन, ठीक छै ने। अब देखिए चर्यापद मैथिलिक संपत्ति, ठीक, प्रमाणित करूं। चर्यापद मैथिलिक संपत्ति, ठीक, प्रमाणित करो। देखिए चर्यापद तो हम पढ़ चुके हैं ना कि बौद्ध गानो दोहा का 3 भाग है ना, बताए थे ना। उसमें चर्यापद मिथिला से संबंधित है, कल्चर से संबंधित। बाद में कि डाकारनव, डाकारनव ना तो तंत्र मंत्र से, उसको संस्कृति से कोई लेना देना नहीं है। दोहा कोश मिथिला से बाहर का है ना। तो ये क्या हो जाएगा, चर्यापद के आधार पर हम पढ़े थे ना कि चर्यापद के आधार पर सिद्ध करिए कि ये मिथिला एवं मैथिली का संपत्ति है। उसके लिए हम बताए थे कि कौन साहित्य कोन ठामक अछि, एहि लेल 2टा गप पर विचार कयल जाइत अछि। पहला भाषा के संबंध कोन भाषा से अछि, है ना, कोन अग्रवर्ती भाषा से अछि। प्राचीन है तो अग्रवर्ती और नवीन है तो पूर्ववर्ती। चूंकि प्राचीन है तो अग्रवर्ती भाषा से हो जाएगा, है ना। और साहित्य क्या होता है, समाज का दर्पण। तो जय संस्कृति के वर्णन हेतु समाज संस्कृति के धारण करे छे, तो जय संस्कृति के वर्णन हेतु वही ठाम की साहित्य छे, कोई दिक्कत। और इसके आधार पर केपी जायसवाल ने हरप्रसाद शास्त्री को ये जवाब दिए कि ये क्या है, ये बंगला का नहीं, ये मिथिला का संपत्ति है। प्रश्न उठा था क्यों, क्योंकि हरप्रसाद शास्त्री ने 1916 में जब प्रकाशित कराए तो इसको बंगला साहित्य कह करके प्रकाशित कराए थे। इसलिए क्योंकि मैथिली में बाद से आधुनिकता आया, बाद से अनुसंधान आया, इसलिए यह बाद में निदान हो पाया। यही चीज़ सब ना, और कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। कई बार ये क्वेश्चन रिपीट है। देखिए आप देखिए, प्राग विद्यापति साहित्य से की तात्पर्य विवेचन करूं। अब घबराना नहीं है आपको, क्योंकि ये 2 क्वेश्चन डायरेक्ट रिपीट कर रहा है ना। क्यों, देखिए इधर दे दिया कि आदिकालीन उपलब्ध सामग्री, है ना, आदिकालीन उपलब्ध सामग्री शॉर्ट में, और वही लॉन्ग पूछ रहा है प्राग विद्यापति कालीन साहित्य से की तात्पर्य, है ना। तो उसमें केवल एक भूमिका हो जाएगा कि विद्यापति से पहले का जितना साहित्य है सब क्या है, प्राग विद्यापति काल है। इस काल में क्या गद्य पद और नाटक का विकास हुआ है, और तीनों को हमको लिख देना पड़ेगा। मौखिक साहित्य का भी क्या है, साम्राज्य है, ठीक है ना, ये लिखना पड़ेगा ना। तब ये नहीं सोचना है कि प्राग विद्यापति कालीन साहित्य, कालीन साहित्य, ठीक है ना। देखिए मैथिली में क्वेश्चन का कमी होता है, इसलिए ऐसा कई साल हुआ है, कई बार हुआ है ऐसा कि 21 साल के क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमा करके रिपीट मार देता है। तो आपको कोई लिखना, एक साल जैसे देखिएगा, आप पूछा कि तिरहुता लिपि का उद्भव विकास आप वर्तमान स्थिति पर प्रकाश दिए। उसी साल पूछा तिरहुता लिपि का महत्व आवकर वर्तमान स्थिति प्रकाश दिया, है ना। उसी प्रकार से यहाँ दे दिया कि आदिकालीन उपलब्ध सामग्री, आदिकाल और प्राग विद्यापति काल यही है। अब एक के नाम केवल कि प्राग विद्यापति कहते क्यों हैं, तो विद्यापति से पहले का साहित्य है, इसलिए उसको प्राग विद्यापति काल कहते हैं, है ना। यही हो जाएगा ना, ठीक है ना। आगे बढ़े, ठीक है। तो अब जो है ना, और यही उपलब्ध सामग्री लिख देना पड़ेगा जो अभी हम पढ़े हैं। सेम आएगा, ये नहीं घबराना कि वहाँ लिखें तो यहाँ कैसे लिखेंगे। एक फॉर्म में 2 जगह नाम लिखना रहता है कि कैंडिडेट अपने बाप का नाम लिखे, पिताजी का नाम लिखिए, तो थोड़े लोग बाप का नाम बदल देगा दूसरी जगह कि एक फॉर्म में 2 जगह कैसे लिखे बाबू का नाम। 5 जगह रह गया, 50 जगह रह गया, 500 जगह रह गया, नाम तो एक लिखाएगा ना। उसी प्रकार से एग्जाम है, अगर सेम क्वेश्चन पूछा तो हमको सेम लिखना है, ठीक है, घबराना नहीं है। जैसे राजकमल में भी आपको दर्शन होने वाला है, सेम क्वेश्चन पूछ दिया, दोनों में लगभग सेम है, लिखना एक ही चीज़ है। भूमिका को हटा दे तो बीच का उदाहरण तो लिखना होता ना, अभी हम पढ़ेंगे। तो इसलिए हमको घबराना नहीं है
कि हम भाई दोनों एक एक तरीके से कैसे लिखें। ऐसा इसलिए करें कि बहुत लड़के बोला सर एक रंग का पूछ दिया, एक रंग का हमको लिखना पड़ा है, तो कहीं ये तो नहीं हो जाएगा ना। कैसे हो जाएगा, पूछने वाला जाने ना। आपसे हम पूछे कि नाम क्या है, बताइए, तो विपुल। कल हम भूल गए, आप फिर पूछ रहे हैं आपका नाम क्या है, तो आपकी थोड़ी गड़बड़ी है, गड़बड़ी तो हमारी है ना। तो यूपीएससी जब एक के साथ है ना, एक क्वेश्चन में 2 पूछ रहा है तो यूपीएससी गड़बड़ी है, हमारी तो है नहीं। एक पूछा भाई तो एक न लिखेंगे हम। तो ऐसे समय में ऐसा कई बार हुआ है, 6-7 बार ऐसा हो चुका है। तो इसलिए आपको धैर्य से, है ना, देखिएगा। एक साल फर्स्ट पार्ट में पूछ दिया चंदा झा का काव्य कुशलता, फिर सेकेंड पार्ट में सेम क्वेश्चन पूछ दिया कौशलता की जगह पे काव्य सौष्ठव लगा के पूछ दिया, सेम साल, ठीक है ना। एक साल सेम साल पूछ दिया विद्यापति पर, वही सेकेंड पेपर में पूछ दिया। विद्यापति श्रृंगारी कवि के रूप में वर्णन करूँ, उस साल पूछ दिया उसी साल कि विद्यापतिक रूप सौंदर्य उपासक कवि छथि। बात तो बाद में कितने क्या न हुआ, शब्द बदला, खाली क्वेश्चन पूछ दिया। तो क्या करेगा लोग, नहीं लिखेगा, लिखना ही पड़ेगा ना। तो उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं, मैथिली में नेचर है, क्योंकि क्वेश्चन का संख्या बहुत यहाँ पर कम है, ठीक है। अब सी का क्वेश्चन देखते हैं, क्या मैं पढ़ रहे थे हम, छठा ना। विद्यापतिक परंपरा में कुछ प्रमुख कवि रचना से परिचय कराओ, है ना। विद्यापति कवि परंपरा में कुछ प्रमुख कवि के रचना से परिचय कराओ। देखिए ये पूछने का अंदाज थोड़ा सा इसका नया है, लेकिन क्वेश्चन वही है, विद्यापति और उनकी परंपरा लिखे ही हैं, वही हुआ ना, उनके परंपरा का कवि, है ना, वही हुआ ना। विद्यापतिक हुनक परंपरा पढ़े हैं हम लोग, तो विद्यापति के परंपरा के जो कवि हैं, बात वही हुआ। कई बार ये पूछा है, लेकिन इस बार पूछने का थोड़ा शब्द बदल दिया है ना। तो विद्यापति की परंपरा के प्रमुख कवि का नाम बताइए। गोविंद दास, है ना, कोई दिक्कत? नंदीपति, हरपति उन्हीं का बेटा, हर्षनाथ, उमापति, सब क्या है, उन्हीं के परंपरा के कवि हैं, यही ना। मिथिला से बाहर भी उनके फ्लोअर्स रहे हैं, और इनके परंपरा पर जो है ना ब्रजबुली गीत लिखा गया आसाम, बंगाल और उड़ीसा में। जन गण मन अधिनायक जय है, अभी जो हमारा क्या है राष्ट्र गान है, ये भी जो है ना क्या है ब्रजबुली भाषा में है, और ये विद्यापति की परंपरा से ही विकसित हुआ था ये गीत परंपरा वहाँ पर। तो विद्यापति के परंपरा के ये सब क्या है, क्या कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु, शंकर देव, रुद्र प्रताप सिंह, ये सब क्या है, हरपति, सॉरी क्या कहते हैं, ये सब नहीं, वहाँ से मिथिला से बाहर उड़ीसा वगैरह सब में, है ना, नरहरि दास, ये सब जो है ना उन पे भी वैष्णव कवि हैं, उन पर भी जो है ना प्रभाव देखा गया विद्यापति पर, ठीक है ना। वर्तमान समय में जो है ना इस्कॉन वगैरह में जो गीत गाया जाता है, उस पर भी जो विद्यापति के श्रृंगारिकता का प्रभाव देखा जाता है। हम जोड़ सकते हैं एक लाइन में कंटेम्प्रोरी से, कोई दिक्कत? आधुनिक काल में पढ़े थे कि आरसी प्रसाद भी जो है ना उनको अभिनव विद्यापति कहा जाता है, सब पढ़े हुए हैं। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बस पूछने का अंदाज थोड़ा सा इस बार बदला है। विद्यापति हुनक परंपरा करके पूछता था, इस बार हुनक शब्द छोड़ दिया है, सीधे विद्यापति परंपरा के कुछ प्रमुख कवि पूछ दिया है, ये हो जाएगा ना। विद्यापति ने 6 परंपरा स्थापित किए थे। कौन कौन परंपरा स्थापित किए थे, है ना? 6 परंपरा को लिख देंगे, वही गैर धर्मिता, भावक संक्षिप्तता, संस्कृत रीतिक प्रयोग, भनिता का प्रयोग, ये सब ना वैष्णव परंपरा 6 को लिख देंगे। संस्कृत अति निर्दोष आवेगात्मक भावाभिव्यक्ति, यही सब ना था 6 परंपरा लिख देंगे। उसके बाद उनके परंपरा को जो फॉलो करने वाले थे, गोविंद दास क्या कहते हैं, बंगाल में बैठ करके लिखते हैं कि विद्यापति के गीत को सब चुरा करके गा रहा है, हमारा भी मन को चुरा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए 7वां नंबर में हम अब चलते हैं, ठीक है। देखिए मध्यकाल मैथिली साहित्यक नाटकक युग अच्छे, है ना। देखिए तो जब डिक्लेयर कर दें कि मध्यकाल, तो सबसे पहले जो है ना मध्यकाल का हम क्या कर देंगे, समय सीमा लिख देंगे कि मध्यकाल क्या है, विद्यापति से लेकर चंदा झा से पूर्व तक, ये हो जाएगा। अब इस बीच में जो है ना विद्यापति से क्या हुआ, गीत और नाट्य, गीत काव्य और
नाट्य काव्य का क्या हुआ, विकास हुआ, गोरक्ष विजय, यही ना हुआ। अब इस गोरक्ष विजय जो विद्यापति लिखे और गोरक्ष विजय का जो है ना क्या हुआ, गोरक्ष विजय का विस्तार हुआ। मतलब गोरक्ष विजय के परंपरा में असम, उड़ीसा, असम, नेपाल और मिथिला तीनों जगह पर क्या हुआ, नाटक का विकास हुआ। और सब सर्वाधिक जो है ना इसी काल में नाटक लिखा गया, ठीक है ना। नाटक में हालांकि मैथिली के गीत का प्रधानता था, लेकिन वह गीत क्या था, नाटक के बीच में था। और इसी नाटक के लोकप्रियता के कारण जो है ना इसको डॉक्टर जयकांत मिश्र क्या कहते हैं, इस युग को नाट्य युग कहते हैं, है ना। इसी कारण से नाटक के आधार पर ही जयकांत मिश्र ने, है ना, 1600 से लेकर के 1800 के बीच की अवधि को क्या कहा था, 1600 से लेकर के 1856 तक के ईस्वी को, 1860 ना, हाँ 1860 की ईस्वी को क्या कहते हैं, मध्यकाल कहते हैं, है ना। सब कोई अलग अलग किए थे, जयकांत मिश्र और उमेश मिश्र दोनों आदमी बाप बेटा किए थे ना कि मध्यकाल को कब कहे थे, 1600 से लेकर के 1860 तक को मध्यकाल कहे थे, यही कहे थे ना। और ये बीच जो है ना जयकांत मिश्र के अनुसार से यह काल में, इस काल में सर्वाधिक नाटक लिखा गया, इसलिए यह नाट्य युग है ना। बताए थे ना, वहाँ काटे भी तो थे ना नाटक काल में, लिखे थे ना कि नाटक का, जिस नाटक का बात 1600 से करते कीर्तनिया में, वो तो पहले ही लिखा जा चुका था, धुर समागम, इसलिए है ना कोई दिक्कत। यहाँ पे इस बीच के में इतना नाटक की लोकप्रियता थी, इस कारण से उन्होंने नाट्य युग का संज्ञा दिया इसको, डॉक्टर जयकांत मिश्र, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन मध्यकाल में मैथिली नाटक के विकास करके, नाटक रचना करके कई बार पूछ चुका है, एक युग दे करके जो है ना एक कंफ्यूज किया है लोगों को, है ना, यही ना है, ठीक है। देखिए अगला है लोक साहित्यक प्रमुख विधा, लोकगीत से परिचय कराओ, है ना। प्रमुख विधा से हमको वर्णन कर देना है। लोकगीत में अनिमा सिंह के द्वारा हम पढ़े थे कि देखिए लोक साहित्य के प्रमुख विधा कह दिया है, तो प्रमुख विधा मतलब क्या होता है, टाइप, उसमें जो है ना हमको लोकगीत से ज़्यादा परिचय देना है। तो पहले लोक विधा, लोक साहित्य की विधा लिख देंगे पहले, लोक साहित्यक विधा, है ना। डॉक्टर अनिमा सिंह निर्धारित की थी ना, पढ़े थे ना, अनिमा सिंह का कितने भाग में, जस पढ़तम तस गुरुवे समर्पितम, 5 भाग में, है ना, ठीक है, कि कॉपिये समर्पितम, है ना। 5 भाग में किए थे ना, लयात्मक, है ना, कथनात्मक, वचनात्मक, अभिनयात्मक और अनुष्ठानात्मक, है ना, कोई दिक्कत, पढ़े थे ना। 5 भाग कर देंगे। इसमें लयात्मक श्रेणी में क्या है, लोक गाथा और लोकगीत। अब लोकगीत का जो है ना हम परिचय कराएंगे। अब लोकगीत का विविध रूप है, पढ़ाए थे हम, धार्मिक लोकगीत, संस्कार से संबंधित लोकगीत, है ना, श्रम परिहारण लोकगीत, है ना, श्रृंगारिक गीत, सब पढ़े थे ना। तो इस आधार पर जो है ना वैराग्य गीत सब पढ़े थे, तो अलग अलग जो है ना हम लोग लिख देंगे उसमें, और उसके बाद उसका सामान्य विशेषता लिख देंगे, हो जाएगा। यही है ना, पढ़ा हुआ है, कई बार पूछा जा चुका है। आगे बढ़े, समझ के इसमें क्या लिखना है कि ड्राफ्टिंग में डिटेल से लिखें। देखिए पढ़े नहीं थे लोक साहित्य वाला, जब आप कॉपी निकालिएगा तो देखिएगा कि 5 लिखा हुआ है, तो लोक साहित्य का हो गया। जब आप लोकगीत इसमें आएंगे तो लोकगीत का भी देखिएगा कि आपको ड्राफ्टिंग किया हुआ है ना, लोकगीत का भी ये बताया हुआ है ना। इसमें धार्मिक लोकगीत, है ना, संस्कार पर आधारित, प्रहसनात्मक गीत, है ना, बिपटा नाच वाला सब जो होता है प्रहसनात्मक, गोनू झा की कहानी जैसे होता है प्रहसन, वैसे गीत भी प्रहसन होता है। जैसे डहकन, डहकन क्या होता है, हंसी वाला होता है, क्योंकि उसमें गाली पड़ता है, ये सब क्या हो जाएगा, प्रहसन हो जाएगा, यही सब हो जाएगा ना। तंत्र भाव के गीत, जोग उचित, ये सब क्या हो जाएगा, सब गीत के टाइप हम लिख देंगे, यही ना हो जाएगा। उसके बाद सामान्य विशेषता लिख देंगे, ये तो ठीक है। देखिए आगे है स्वतंत्रोत्तर मैथिली उपन्यासक विकासक रूपरेखा, है ना। स्वतंत्रोत्तर, है ना, मतलब स्वतंत्रता के बाद, है ना। देखिए
आप जब हम शैलेंद्र मोहन झा के अनुसार से उपन्यास का 5 चरण पढ़े थे, है ना। पहला पढ़े थे निर्माण काल। निर्माण काल कब से कब तक था? दस पढ़तम तस कॉपिये समर्पितम, है ना। उसके बाद निर्माण काल के बाद क्या हो जाएगा? विकास काल। निर्माण हुआ तब विकास होगा, है ना। विकास काल ये कब से कब तक हो जाएगा? 1921 से या 22 से कब तक? 1922 50 तक। कब तक? कब तक आ जाएगा? कब तक आ जाएगा? 1921 से 1931। चलिए अभी हम आपके हिसाब से लिख रहे हैं, आप बताइए आप विस्तार काल कब से कब तक लिखेंगे? अरे आप लोग एक काले छोड़ दिए हैं ना भैया, ठीक है ना। आरंभिक काल कौन लिखेगा? ठीक है ना। पहला आरंभिक काल जब आरंभ हुआ, है ना, तो उसमें 1914 से लेकर के 21 तक, 22 से लेकर 32 तक, है ना, 33 से लेकर 50 तक। चौथा हो गया विस्तार काल, 1950 से लेकर 90 तक, यही है ना। और पांचवा संक्रमण काल, कब से क्या हो गया? 1990 से अखंड धरी, है ना। अब देखिए यहाँ से अब 1950 से स्वतंत्रता के बाद से लिखेंगे, तो 1950 के बाद जो हुआ ये हम शुरुआत कर देंगे, यही ना हो जाएगा। देखिए एक तो ए लिख सकते हैं, दूसरा स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता के बाद। ये विभाजन जो है ना डॉक्टर दिनेश कुमार झा का है। डॉक्टर दिनेश कुमार झा द्वितीय भाग में विभाजन करते हैं, स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता के बाद। जितना भी है, नाटक हो, आधुनिक लघु कथा हो, उपन्यास हो, निबंध हो, समीक्षा हो, जहाँ पर इस प्रकार से बात देखिएगा स्वतंत्रता के बाद या स्वतंत्रता से पहले, डायरेक्ट लिख दीजिएगा डॉक्टर दिनेश कुमार जे छै ने ई प्रकार के आधुनिक साहित्यक विभाजन केने छथिन। कोई दिक्कत? कौन? डॉक्टर दिनेश कुमार झा। कितना दिन पहले खाना खाए थे? एकादशी व्रत अभी तक नहीं टूटा है, समझे बात? हो गया? आगे बढ़े हम। तो अब इस काल में स्वतंत्रता के बाद जो जो उपन्यास आया है, इस दोनों काल में हम विस्तार काल और आरंभिक काल में हम लिख सकते हैं, वो हमारे ऊपर निर्भर करता है। स्वतंत्रता ऐसे भी लिख सकते हैं इसको कि शैलेंद्र मोहन झा के द्वारा जे उपन्यासक काल विभाजन कयल गेल छै, ओहिमे स्वतंत्रता के बाद विस्तार काल एवं संक्रमण कालक युग अबैत अछि, जे निम्न रूप में देखल जा सकैत अछि। वो हमारे ऊपर है कि हम किस प्रकार से विभाजन करके लिखें, ठीक है। 8वां नंबर देखिए, 8वां नंबर क्वेश्चन है आधुनिक मैथिली साहित्यक विकास में अनुवादक भूमिका उल्लेख करो, है ना। आधुनिक मैथिली साहित्य में अनुवादक भूमिका, है ना, उल्लेख करो, उल्लेख करो। अब अनुवाद का क्या भूमिका है, मतलब अनुवाद का महत्व पूछ रहा है, ये ना हो रहा है। अब अनुवाद का महत्व हो गया, तो पहले भूमिका में लिख देंगे कि अनुवाद कहते किसको हैं, है ना। फिर जो है ना अनुवाद का डेवलपमेंट हल्का लिख करके महत्व दे देंगे, है ना। अब महत्व में, है ना, थोड़ा सा आधुनिक डेवलपमेंट से जोड़ते हुए लिखेंगे। पहले महत्व से जनरल लिख देंगे। अभी क्या है, अनुवाद जो है ना हाल ही में क्या हुआ है,
अभी संविधान को जो है ना अनुवाद किया जाएगा, फैसला लिया है। अब इस अनुवाद साहित्य से क्या होगा कि जैसे संविधान क्या है, अंग्रेजी में है, मूल संविधान हमारा अंग्रेजी में है, और मिथिला के समाज में जो है ना अंग्रेजी का ज्ञान रखने वाले बहुत कम है, लेकिन मैथिली का ज्ञान रखने वाले औसतन ज़्यादा है। अब क्या होगा, उसके माध्यम से जो है ना संविधान का अनुवाद, संविधान का ज्ञान जो है ना एक सामान्य लोग भी प्राप्त कर सकेगा। संस्कृत ब्राह्मण वर्ग का भाषा रहा है, ब्राह्मणों वर्ग में केवल पंडित तक यह भाषा सीमित रहा है। अगर उसका मैथिली में अनुवाद कर दिया गया तो पौराणिक ग्रंथों का ज्ञान क्या है, अब उसमें एक दो ठोक लिख देंगे कि अभी जैसे किसका, काजल कर्ण के द्वारा, बुद्धि नारायण झा के द्वारा हाल ही में ये किया गया है, और उसी का ज्ञान जो है ना अब गीता का ज्ञान एक सामान्य मैथिल भी ग्रहण कर सकता है, एक महाभारत का ज्ञान सामान्य मैथिल भी अब प्राप्त कर सकता है। ठीक है ना। अब ये इसी प्रकार से अनुवाद साहित्य से क्या होता है, विकास, साहित्य का विकास हुआ, लोग का क्या हुआ, दूसरे क्षेत्र के साहित्य का हुआ तो मानसिक क्षितिज का विस्तार आया, समाज की रूढ़िवादिता वगैरह में कमी आई, क्योंकि हम दूसरे जगह के समाज को हम जान पाए, उससे क्या हुआ, मानसिक विकास हुआ। अनुवाद के माध्यम से क्या होता है, भाषा वगैरह का भी डेवलपमेंट होता है, साहित्यिक रीति रिवाज, रीति का भी क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। जैसा मित्राक्षर शैली वगैरह सब पढ़े हुए हैं, तो वही महत्व हो गया। देखिए अगला हो जाएगा वर्तमान में प्रकाशित पत्र पत्रिका। हम आपको पूरा हम चार्ट करके बताए थे कि पत्र क्या है, पत्र वर्तमान में कौन कौन होता है। पत्र का मतलब बताए थे क्या, न्यूज़पेपर, दैनिक पेपर, पत्र। तो न्यूज़पेपर में क्या है आपको पढ़ाए थे, मिथिला पुनर्जागरण प्रकाश, जो अजय झा शास्त्री उनके क्या है संपादक हैं, मधुबनी से प्रकाशित होता है। ठीक है ना। उसके बाद क्या है, पत्रिका है। पत्रिका में तो हम बता ही दिए थे, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, हैदराबाद, इस सभी जगह से, पटना, है ना, इन सभी जगहों से क्या होता है, प्रकाशित होता है। मधुबनी वगैरह सब, तो सब के बारे में लिख देंगे। फिर आधुनिक काल में क्या है, थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़ करके ई पत्रिका भी प्रकाशित हो रहा है, सब लिखाए थे, है ना। मिथिला दर्पण, वैदेही, मिथिला-today.com, ये सब पे क्या हो जाएगा, ई मैगजीन भी है ना, हो जाएगा। तो ये लिख देंगे। इस प्रकार से बी नंबर क्वेश्चन समाप्त हुआ। 8वां का सी, मैथिली में समीक्षा का वर्तमान स्थिति से अवगत कराओ। समीक्षा मतलब क्या हुआ, आलोचना, है ना। वर्तमान स्थिति बताए ही थे कि मैथिली में जो है ना समीक्षा का कमी नहीं है ना, किंतु तटस्थ आलोचक रामानाथ झा के सिवाय कम है ना। तो वही है, मतलब आलोचना का विस्तार है, समीक्षा साहित्य का विस्तार है ना, लेकिन आलोचना का सूक्ष्म भेद समालोचना शास्त्र, है ना, और समीक्षा शास्त्र और आलोचना शास्त्र, ये तीनों को भेद के आधार पर लिखा गया साहित्य कम है। क्यों कम है, कारण भी बताए थे, है ना। संस्कृत में आलोचना का परिभाषा क्या दिया गया आलोचक का, है ना, आलोचनम, अथी क्या कहते हैं आलोचना के बारे में, क्या क्या, सर्वस्व लोचनम आलोचनम, है ना। कि एक आलोचक जो होता है सभी जगह पे अपना दृष्टि रखता है ना, और उनको प्रथम श्रेणी का माना जाता है, मतलब विद्वान माना जाता है। लेकिन मैथिली में क्या है, द्वयम दर्जा का रचनाकार माना जाता है, उचित प्रतिष्ठा नहीं मिलता है। इसलिए जिस प्रकार से हिंदी साहित्य वगैरह में एक आलोचक का एक वर्ग है ना, एक आलोचना साहित्य का एक स्कूल चलता है, एक स्कूल कहने मतलब ट्रेडिशन, परंपरा चलता है। मैथिली में वैसा रामानाथ झा के बाद वैसा परंपरा स्थापित नहीं हो पाया। एक तो आया तो देर से आया, और आया भी तो उसके बाद उसमें कंटिन्यूटी नहीं आ पाया। इसलिए शरद चंद्र मिश्र क्या कहे थे कि मैथिली में रामानाथ झा तार के गाछ की तरह अकेले खड़ा है, पता नहीं कब तक रहेंगे, है ना। आज भी उनका प्रश्न जो है ना उत्तर की प्रतीक्षा में है। जिस दिन उनको उत्तर मिल जाएगा उस दिन मैथिली साहित्य की आलोचना की स्थिति पुनः सुदृढ़ हो जाएगी, निष्कर्ष यही हो जाएगा। ठीक है ना। हाँ, तो रामानाथ झा वर्तमान आलोचना के दशा दिशा नहीं लिखाए हैं, है ना, वही ना हो जाएगा। दशा दिशा तो लिखा ही ले ही क्वेश्चन है।